मैम विजन सर, प्रभु सर। सो इट्स अबाउट रिकवरी ऑफ रिटेल लोन। तो ये जो चैप्टर है इसके साथ रिलेटेड आई गेस एक के दो टॉपिक हैं जो हमने एक बार रिकॉल करने हैं एंड उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो आई गेस सरफेसी एक्ट के ऊपर था जो हमने डिस्कस करना है। हाँ, एक लोक अदालत वाला दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोक अदालत के कंटेक्स्ट में मैंने आपको जो लिमिट है वो आई गेस मैंने 10 लाख बताई है आपको। तो एक बार लोक अदालत के रिलेशन में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सरफेसी एक्ट कवर करेंगे। मेरे को लगता है सिर्फ यही दो टॉपिक रहते हैं रिकवरी ऑफ रिटेल लोन में। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो रिकवरी थ्रू लोक अदालत। So as per the suggestion of the Supreme Court of India and guidelines issued by Reserve Bank of India, banks were advised to use the forum of Lok Adalat organized by civil courts for the recovery of loan, so that कि speedily यहाँ पे क्या है जो cases हैं उनको resolve किया जाए, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ स्पीडली एक्सपीडिशियसली यहाँ पे जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए यहाँ पे जो लोक अदालत है इसका कॉन्सेप्ट सामने आया। ओके, लोक अदालत सेटअप अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। केसेस अप टू 20 लाख आर रेफर्ड टू लोक अदालत एंड 20 लाख से अबव के जो केसेस रहेंगे वो आपके जाएंगे डीआरटीज में, या लोक अदालत एस्टेब्लिश्ड अंडर डीआरटी फॉर रिजॉल्विंग केसेस मोर देन 20 लाख, ठीक है। केसेस अबव 20 लाख रेफर टू लोक अदालत फॉर्म अंडर डीआरटी। द एडवांटेज ऑफ लोक अदालत इज कंसेंटेड डिक्री, नो कोर्ट फी, नो अपील, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस। ये अपने आप में एडवांटेज तो है ही, इससे आपको की आइडिया ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा लोक अदालत का, ठीक है। फीचर्स समझ में आएंगे लोक अदालत के। कंसेंटेड डिक्री, डिक्री का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, जजमेंट। विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज यहाँ पे जजमेंट पास की जाएगी जज के द्वारा इन केस ऑफ लोक अदालत। कोई कोर्ट फी नहीं है। नो अपील, जब भाई आपकी कंसेंट के साथ डिसीजन दिया गया है तो फिर क्या यहाँ पे अपील का प्रावधान होना चाहिए, नहीं। ये चीज के साथ जब आप लिंक करके ध्यान में रखोगे ना, तब आपको चीज क्लियर होगी कि नो अपील वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्यों एप्लीकेबल है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जाता ना, वहां पे अगर ये स्टेटमेंट रहती, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट को आप गलत कर देते कि ऐसा तो होएगा ही नहीं कि फर्दर अपील नहीं कर सकते, है ना। नॉर्मली हम यही सोचते हैं, लेकिन आई होप सो इसके पीछे का रीजन जो है ये क्लियर हो गया हो आपको कि क्यों अपील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भाई आपकी कंसेंट के साथ आई है, ठीक है, दैट्स वाई। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, तो ये एडवांटेज है लोक अदालत का। Accounts which have been settled by Lok Adalat should be adjusted within 1 to 3 years. Permanent Lok Adalat are also empowered to entertain the matter of civil and criminal in nature, provided the value of such civil matter fall within 1 crore and criminal dispute is compoundable in nature. If there is a default in complying with the order of Lok Adalat, then the order can be executed through ordinary civil court or any other appropriate forum having jurisdiction. तो मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो मेरे को बताना था दैट इज बेसिकली कि केसेस अप टू 20 लाख आर डील अंडर लोक अदालत। बाकी सारी जो चीजें हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा, की पॉइंट्स हैं इन रिलेशन टू लोक अदालत। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस करना है सरफेसी, ठीक है। So, SARFAESI stand for its securitization and reconstruction of financial asset। मुझे लगता है मैंने डिस्कस कर लिया ये। अच्छा, थोड़ा सा बताया था, ध्यान मेरे को ध्यान में है, थोड़ा सा बताया था, पूरा नहीं डिस्कस किया हमने SARFAESI, है ना। डिस्क्रिप्शन डिस्कस की थी थोड़ी सी, पूरा नहीं डिस्कस किया, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं फिर दोबारा। तो फुल फॉर्म सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रस्ट एक्ट 2002। मैंने आपको बोला था कि इसका जो मीनिंग है आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके ध्यान में रखिएगा। सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर अभी फुल फ्लेज चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन सिक्योरिटाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड थर्ड वन इज एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि ध्यान में रखिएगा चीजों को, SARFA ESI, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रखिएगा। तीनों के मीनिंग अगर आपने समझ लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी सरफेसी का, ठीक है। तो क्या मीनिंग है मैंने डिटेल में ऑलरेडी इसको बहुत अच्छे से बता दिया है हमारे प्रीवियस सेशन में, तो उसको भी रिकॉल नहीं करते, ठीक है। तो सरफेसी आया कब, 2002 में।
इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द बोरर, सिक्योर क्रेडिटर के पास ये राइट रहते हैं सरफेसी के अंदर कि वो पोजेशन ले सकते हैं, टेक पोजेशन, सेल और लीज द सिक्योर एसेट, टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अपॉइंट अ मैनेजर पार वेस्टेड विद द चीफ मैनेजर इन द बैंक, रिकवर मनी पेएबल बाय थर्ड पार्टी टू द बोरर। तो ये मैं ऑलरेडी कल अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं अभी सिर्फ रिकॉल किए हैं हमने। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है सरफेसी के रिलेशन में, दैट इज रिलेटिंग विद कि किस तरीके से डिफरेंट है सरफेसी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से। हालांकि मैंने कल के सेशन में आपको बताया है, जब डायग्रामेटिकली बता रही थी तब मैंने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्लियर किए हैं, लेकिन अभी एक बार थोड़ा रिटर्न फॉर्म में भी देख लेते हैं। ठीक है, सो सरफेसी एक्ट इज इनएक्टेड इन एडिशन टू डीआरटी। हियर आर द की डिफरेंसेस। RDB, recovery of debt of bank act, recovery of debt is made through quasi-judicial body called debt recovery tribunal, whereas under SARFAESI, collateral security can be recovered by bank and NBFCs itself without approaching any court or tribunal. तो यहाँ पे अपने एंड के ऊपर आप क्या हो रिकवर कर सकते हो, वहां पे आपको जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, रजिस्ट्रार, रिकवरी ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सारी मशीनरी के साथ डील करना पड़ेगा। अंडर RDB एनी डेट कैन बी रिकवर, चाहे सिक्योर है चाहे अनसिक्योर है, लेकिन सरफेसी में सिक्योर क्रेडिटर ही जा सकते हैं। मिनिमम डेट अमाउंट टू अप्रोच DRT 20 लाख एंड अबव, वेयर एज मिनिमम डेट अमाउंट एलिजिबल फॉर रिकवर अंडर सरफेसी इज 1 लाख। 1 लाख एंड अबव के जो केसेस हैं वो जाएंगे आपके सरफेसी के अंदर। ठीक है, देन कुछ लोन्स ऐसे भी हैं जो एलिजिबल नहीं है सरफेसी के अंदर जाने के लिए, जो 1 लाख से कम रहेंगे वो नहीं एलिजिबल। वेयर द अमाउंट ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। मान लो किसी पर्सन ने 100 रुपीज का लोन लिया, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एग्जांपल लिया 100 रुपीज। 100 रुपीज का लोन लिया, उसने 80 रुपीज पे कर दिए हैं, सिर्फ 20 रुपीज अभी उसके पेंडिंग है। मोर देन 50% वो पे कर चुका है ना, 20% अगर पेंडिंग है तो वो केस में आप सरफेसी में नहीं जा सकते। ठीक है, लोन सिक्योर बाय प्लेज, लियन एंड सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, ये केस के जो लोन है वो भी एलिजिबल नहीं है सरफेसी के अंदर। इसका रीजन क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्यों, अगर लोन सिक्योर है बाय वे ऑफ अ प्लेज, हमने तो बोला ना कि सिक्योर क्रेडिटर जा सकते हैं, अगर लोन सिक्योर है बाय वे ऑफ अ प्लेज, लियन एंड सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट, तो फिर ये इनएलिजिबल क्यों है सरफेसी के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। Do you have any idea about that? That why these type of loans are not eligible under SARFAESI Act? अगर नहीं है yes no में तो आंसर कर दो। पोजेशन रिमेन विद बैंक, वेरी गुड, प्रबीर सर ने करेक्ट आंसर दिया है। सरफेसी के अंदर हमने जाना ही क्यों है, कंप्लेंट क्यों हम लेके जा रहे हैं अपना सरफेसी के अंदर? सो दैट कि हमने पोजेशन लेनी है, पोजेशन के लिए लेनी है ना। प्लेज की अगर मैं बात करूं, लियन की बात करूं, सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट की बात करूं, ये तो ऑलरेडी आपकी पोजेशन के अंदर है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दैट्स वाई दे आर इनएलिजिबल अंडर सरफेसी एक्ट। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रानी मैम ने करेक्ट आंसर दिया है, प्रबीर सर ने, बिजन सर ने, तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। वेयर लिमिटेशन पीरियड इज एक्सपायर, एक टाइम पीरियड रहता है ना, कितने टाइम पीरियड के अंदर ही आप क्या हो, स्यू कर सकते हो। इफ दैट पीरियड इज एक्सपायर्ड तो वो केस में भी वो लोन क्या हो जाएगा, अनएलिजिबल। देन एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी सोल्ड, वेयर सिक्योरिटी इज नॉट चार्ज्ड टू द बैंक और चार्ज नॉट रजिस्टर्ड विद द सरसई known as a central registry or securitization asset reconstruction and security interest of India is set up under section 20 of the SARFAESI Act। तो मैंने आपको बताया था ना कि सरफेसी के अंदर जाने के लिए एक तो सिक्योर क्रेडिटर होना चाहिए, अगर आपने कोई चार्ज नहीं क्रिएट किया तो फिर एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है वो लोन सरफेसी के अंदर जाने के लिए। दूसरा, अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया सरसई के अंदर, सरसई की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, कि जो आपने चार्ज रजिस्टर करवाया है
क्रिएट किया है उसको रजिस्टर भी करवाना है सेंट्रल रजिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ सरफेसी एक्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको पता होने चाहिए सरफेसी के कंटेक्स्ट में, इट्स सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। जब भी पोजेशन क्रिएट करनी है पहले 60 डेज नोटिस इशू करना है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। असिस्टेंस बाय चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इन टेकिंग पोजेशन, ऐसा कर सकते हो सेक्शन 14 के तहत। एप्लीकेशन टू डीआरटी अगेंस्ट पोजेशन नोटिस इशूड बाय द बैंक, सेक्शन 17 एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है डीआरटी में। अपील अगेंस्ट, जैसे मान लो पोजेशन नोटिस आ गया है ना, पोजेशन नोटिस आ गया सरफेसी के अंदर, आप यहाँ पे अपील कर सकते हो डीआरटी के पास सेक्शन 17 के तहत। ठीक है, अपील अगेंस्ट डीआरटी टू डीआरएटी बाय डिपॉजिटिंग 50% ऑफ द अमाउंट। डीआरटी ने मान लो डिसीजन दिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट तो आप फर्दर अपील भी कर सकते हो डीआरएटी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, सेक्शन 14, 17 एंड 18 ध्यान में रखिएगा। इसके बाद डेज वाला क्राइटेरिया है कि जब भी आपने जो नोटिस इशू करना है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत, कितने डेज का वो नोटिस रहेगा, 60 डेज का। रिप्लाई टू ऑब्जेक्शन ऑफ बोरर, अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर लिया गया बोरर के द्वारा तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने उसका रिप्लाई करना है। बोरर कैन अप्रोच डीआरटी अगेंस्ट द पोजेशन नोटिस, हमने ऊपर डिस्कस किया है सेक्शन 17 के तहत वो जा सकता है। कितने दिनों के अंदर अंदर जा सकता है, 45 डेज के अंदर अंदर डीआरटी में जा सकता है। अपील टू डीआरएटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डीआरटी विद इन 30 डेज, जैसे मान लो आपने पहले केस लगाया ना सरफेसी में, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ सरफेसी, तो यहाँ पे जो बोरर हैं वो अपील कर सकते हैं डीआरटी में विद इन 45 डेज डीआरटी के डिसीजन से भी। ठीक है, तो ये टाइम क्राइटेरिया, ये टाइमलाइन ध्यान में रखिएगा। तो नोटिस बिफोर सेल, अभी अगर मान लो 60 डेज तक उसने पैसा पे नहीं किया, ठीक है, बोरर ने पैसे पे नहीं किए, डेफिनेटली फिर आपने सेल करनी है, जो पोजेशन क्रिएट की वो सिक्योरिटी सेल करनी है, तो सेल करने से पहले भी नोटिस देना पड़ेगा कम से कम 30 दिन का कि भाई आपकी जो सिक्योरिटी है उसको कर रहे हैं सेल। पीरियड ऑफ बैलेंस पेमेंट 75% ऑफ द बायर ऑफ द एसेट, अभी जो आपने एसेट सेल किया ना, जिस भी पर्सन ने वो परचेज किया होगा, 25% पेमेंट तो उसको तभी के तभी करनी पड़ेगी जब उसने परचेज किया। 75% जो पेमेंट है वो बाद में कर सकता है, लेकिन कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर करनी होगी उसको, 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये टाइम क्राइटेरिया जो नंबर ऑफ डेज का क्राइटेरिया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। देन बैंक आफ्टर गिविंग 60 डेज डिमांड नोटिस इन राइटिंग कैन टेक पोजेशन ऑफ द एसेट अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। तो डिमांड नोट मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिमांड नोटिस इशूड अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। ठीक है, अगर बोरर ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो रिप्लाई करना है विद इन 15 डेज, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखने हैं इन रिलेशन टू सरफेसी, बोरर कैन ऑल्सो मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सच फी एज प्रेस्क्राइब बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल 45 डेज के अंदर अंदर। डीआरटी ने जो केसेस हैं, वैसे मैंने आपको कल के सेशन में जब मैंने आपको डीआरटी करवाया, मेरे को ध्यान में नहीं है कल करवाया कि परसों करवाया, लेकिन जब भी करवाया, डू लेट मी नो कि मैंने आपको कितना डेज क्राइटेरिया बोला था कि डीआरटी ने जो केसेस हैं वो सॉल्व करने होते हैं विद इन हाउ मेनी डेज, जल्दी से बताइएगा। जब मैंने आपको डीआरटी करवाया ना तब मैंने आपको स्पेसिफिकली ये चीज बताई है कि इतने दिनों के अंदर अंदर डीआरटी ने जो केसेस हैं वो डिस्पोज ऑफ करने हैं। कितना टाइम क्राइटेरिया था वो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली। ओके, सो इट्स 180 डेज, वेरी गुड। 180 डेज बताए ना, फिर मैंने यहाँ पे 60 डेज क्यों लिखा, यहाँ पे 60 डेज क्यों लिखा? डीआरटी शुड हैव टू डिस्पोज ऑफ केसेस विद इन 60 डेज ऑफ एनी एप्लीकेशन बीइंग फाइल्ड बिफोर इट बाय द बोरर whose assets are taken possession of by the lender. If DRT fail to take the decision within 4 months, the bank or the borrower can prefer an appeal to DRAT. तो जब भी केस पहले, अगर तो केस सीधा डीआरटी में गया फिर तो इन्होंने सॉल्व करना है विद इन 180 डेज। अगर केस सबसे पहले गया सरफेसी में,
अगर केस सबसे पहले गया सरफेसी में एंड सरफेसी के बाद आया डीआरटी में, तो वो केस में डीआरटी ने केसेस को सॉल्व करना है विद इन 60 डेज। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो वो केसेस में डीआरटी ने केसेस को सॉल्व करना है विद इन 60 डेज, अदरवाइज डीआरटी केस सॉल्व करती है विद इन 180 डेज। ओके, तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। अगर 4 महीने के अंदर अंदर भी केस नहीं सॉल्व किया गया तो फिर आप अपील कर सकते हो DRAT में जाके। ओके, and further appeal against the debt recovery tribunal can be made within 30 days when the borrower has deposited the appellate tribunal 50% of the amount of the debt due from him. The appellate may reduce this amount to not less than 25% of the debt. तो यहाँ पे 30 दिनों के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, 45 डेज सरफेसी से DRT, DRT से DRAT विद इन 30 डेज। तो जब भी आपने अपील करना है ना हायर अथॉरिटी के पास, आप अपील कर सकते हो, लेकिन आपको 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डेट क्या है, डिपॉजिट करवानी पड़ेगी एपीलेट अथॉरिटी के पास। एंड वो जो अमाउंट है 50% उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर एपीलेट बॉडी को कोई वैलिड रीजन लगे। इफ इट सीम्स टू बी फिट इन द आइज ऑफ एपीलेट बॉडी, दैट अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 25%, लेकिन वो लेस 25% से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये अमाउंट क्राइटेरिया कितना है, 50%। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ARC। So registered under RBI under the provision of SARFAESI Act and regulated under SARFAESI Act. It is a company incorporated under Companies Act 1956. Asset reconstruction companies are centralized agencies which take over distressed assets from banks, financial institution, credit card companies, etc. Such assets are thereafter recovered, securitized और रीपैकेज्ड एंड सोल्ड एंड लिक्विडेटेड एंड सो ऑन। हमने रिकंस्ट्रक्शन के रिलेशन में देखा था ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। सो ARC विल बी देयर, अकॉर्डिंगली वो क्या है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं रिकंस्ट्रक्ट करेंगी एंड आपका जो डेट है उसको रिकवर करके देंगे। ठीक है, इट इज मैंडेटरी फॉर द ARC टू बी रजिस्टर्ड विद RBI एंड कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम सच रजिस्ट्रेशन। एज पर RBI गाइडलाइन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके अपने फंड्स होने चाहिए नॉट लेस देन 15% ऑफ द एसेट अक्वायर्ड और 100 करोड़ विच एवर इज लेस। ARC टू मेंटेन द कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 15% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट, तो ये नॉर्म के साथ उन्होंने कंप्लाई करना है। तो ये था आपका कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो DRT हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था जब फर्स्ट क्लास रिकवरी ऑफ रिटेल लोन के रिलेशन में थी, तब हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफॉल्ट है बेसिकली वो 2 तरीके का होता है, एक जेन्युइन डिफॉल्ट, एक विलफुल डिफॉल्ट। ठीक है, जेन्युइन डिफॉल्ट के केस में डेफिनेटली रिकवरी प्रोसेस जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा एज कंपेयर टू विलफुल डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, recovery of loan through लोक अदालत can be resorted to bank up to a limit of 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh, none of the above. So do let me know the correct answer for question second. Recovery of loan through लोक अदालत can be resorted to by banks up to a limit of 2 lakh, 5 lakh, 10 lakh, none of the above. वेरी गुड, इट्स ऑप्शन डी, इट्स नन ऑफ दी अबव, बिकॉज वो लिमिट कितनी है आज ही के सेशन में हमने डिस्कस किया, इट्स 20 लाख। ठीक है, इट्स 20 लाख। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट, दिस इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट इज, ये जो क्वेश्चन है ना हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, एक बार ही दोबारा अटेम्प्ट करो। The terms and condition for repossession as per recovery policy should contain the following provision: notice period before taking possession, circumstances under which notice period can be waived, the procedure for taking possession of security, provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before the sale and auction of property, all the above. एक बार के लिए अटेम्प्ट करो। वैसे हमने ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट जब क्लास थी तब हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक बार दोबारा अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन।
क्वेश्चन थर्ड, तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो ऑप्शन डी की तरफ बोल रहे हैं, दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन ई भी बोल रहे हैं। जब मैंने फर्स्ट डे ये क्वेश्चन पूछा था तो एक सिंक में आप सभी के आंसर आए थे, दैट इट्स ऑप्शन ई। मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, मेरे पार्ट पे एरर है यहाँ पे, इट्स ऑप्शन ई। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने उस दिन करेक्ट आंसर दिया था। एक बार के लिए मैं दोबारा से जो टॉपिक है उसके ऊपर लेके जाना चाहूंगी आपको, ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ओके, तो कहाँ पे था टॉपिक? ओके, हियर इट इज। ठीक है, सो टेकिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेटेड टू बैंक। तब हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, विदाउट डिस्कसिंग द टॉपिक हम क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन कर दिया। जब नेक्स्ट डे मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था, मैंने आपको बोला था कि हम एक क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करेंगे, दोबारा से रीअटेम्प्ट करेंगे, एंड उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट है उसके रिलेशन में क्लियर करना है। तो टेकिंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेटेड टू बैंक, जब भी आपने लोन लिया, ठीक है, या कोई बोरर ने बैंक से लोन लिया, डेफिनेटली कोई कोलैटरल रखवाया होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथिकेशन। उसके ऊपर आपने पोजेशन क्रिएट करनी होती है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट पोजेशन क्रिएट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द रिकवरी पॉलिसी, अकॉर्डिंग टू द रिकवरी पॉलिसी ऑफ द बैंक, है ना। तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट शुड बी स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ द रिकवरी पॉलिसी एंड शुड कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग दैट। तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपने फॉलो करनी है, या क्या क्या प्रोविजंस हैं जो पार्ट रहेंगी रिकवरी पॉलिसी का। सबसे पहला यहाँ पे नोटिस पीरियड बिफोर टेकिंग पोजेशन, कि आपने पोजेशन, मैंने बोला ना कि चाहे मॉर्गेज चाहे हाइपोथिकेशन, जो भी नेचर ऑफ चार्ज क्रिएट किया गया, अगर आपने अकॉर्डिंगली वहां पे पोजेशन क्रिएट करनी है तो सबसे पहले आप क्या दोगे, नोटिस दोगे। एंड ये जेन्युइन है, ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये होने भी चाहिए, ये होने भी चाहिए एज ए पार्ट ऑफ रिकवरी पॉलिसी। ठीक है, नोटिस पीरियड देना पड़ेगा सबसे पहले पोजेशन क्रिएट करने के लिए। डिस्कस किया हमने नोटिस पीरियड सरफेसी के अंदर वो कितना है, 60 डेज वाला क्राइटेरिया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सर्कमस्टांसेस अंडर विच नोटिस पीरियड कैन बी वेव, क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या केसेस हैं जिस केस में नोटिस पीरियड नहीं भेजा, अदरवाइज भेजना नोटिस पीरियड पोजेशन क्रिएट करने से पहले। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें नोटिस पीरियड ना भेजा जाए, तो ऐसा भी प्रोविजन है। द प्रोसीजर फॉर टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी, क्या ऑप्ट करोगे आप, कितने टाइम पीरियड के अंदर, कैसे सेल रहेगा, कैसे वैल्यू रियलाइज करोगे, ये सारा बताया जाएगा। Provision regarding final chance to be given to the borrower for repayment of loan before the sale and auction of the property. फाइनल सेल करने से पहले आपने एक चांस देना है बोरर को कि भाई मीट ऑफ कर ले अपनी लाइबिलिटी, डेट मीट ऑफ कर ले, गिव अ वैलिड रीजन कि सेल ना की जाए आपकी सिक्योरिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी यहाँ पे। द प्रोसीजर फॉर गिविंग रीपोजेशन टू द बोरर, अगर उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दी या जो भी डिसाइड होएगा, ठीक है, लेंडर एंड बोरर के बीच में, यहाँ पे किस तरीके से आप रीपोजेशन क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये एक टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए आपका रिकवरी पॉलिसी का पार्ट। प्रोसीजर फॉर सेल एंड ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने नहीं पेमेंट किया डेट टाइमली तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इन केस ऑफ सेल एंड ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या रहेगी ये सारी चीजें, इसके बारे में, या ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये पार्ट रहेगी आपका रिकवरी पॉलिसी का। ठीक है, अभी मेरे से वहां पे एरर तभी हो गया होगा क्योंकि मैंने ऑड वन आउट के रिलेशन में वो क्वेश्चन फ्रेम करना होएगा, एंड वो मेरे दिमाग में था कि यहाँ पता नहीं इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो क्वेश्चन में, तो दिमाग में मेरे था कि हाँ उसका आंसर ये रहेगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने उस अकॉर्डिंग फ्रेम किया था। आई डोंट नो कि वो हुआ क्यों नहीं, या मैं नहीं इंप्लीमेंट कर पाई, उसकी वजह से वहां पे मेरे से इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप सो अभी क्लियर हो गया हो सभी को कि वाई आई एम सेइंग दैट कि ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, एंड उस दिन ऑप्शन डी के लिए क्यों बोला था। ठीक है, अभी क्वेश्चन के ऊपर आए।
तो हियर इट इज, अभी मार्क कर लो। डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर रीपोजेशन एज पर द रिकवरी पॉलिसी शुड कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजन। मैंने ऑड वन आउट के रिलेशन में क्वेश्चन शायद फ्रेम करना होगा, लेकिन शायद वो दिमाग में ही किया, इंप्लीमेंट नहीं किया यहाँ पे। तो डू लेट मी नो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड क्विकली एवरीवन। अभी जिन्होंने भी इनकरेक्ट भी मार्क किया है या जिन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन जो पहली सुनी थी उसके बाद अगर मार्क किया है, तो आई होप सो भी क्लियर हो गया हो सभी को। तो एक सिंक में क्विकली मेरे को आंसर कर दो क्वेश्चन थर्ड। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना ये चीज के रिलेशन में? अगर है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। ओके, सो इट्स ऑप्शन ई, ठीक है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। Some private banks gave the option to the borrower to pay higher EMI or pay the same EMI under extended repayment period. This phenomena is called as dash. तो अगर डिफॉल्ट हो जाए यहाँ पे बोरर से, तो ऑप्शंस विल बी गिवन टू बोरर कि आप यहाँ तो एक्सटेंडेड ईएमआई पे कर दो या अपना जो रीपेमेंट टाइम पीरियड है उसको जो है एक्सीड कर लो, ठीक है। तो वो केस में अगर आप ऐसी चीजें करते हो तो इसको आप क्या बोलते हो? दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? तो शालिनी मैम ने क्विकली आंसर किया, इट्स ए रीस्केड्यूलिंग। अभिषेक सर, रवि कुमार, प्रबीर सर, स्वाति मैम, इट्स ए रीस्केड्यूलिंग। वेरी गुड। दैट फिनोमिना इज नोन एज रीस्केड्यूलिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 4 का? दैट इज रीस्केड्यूलिंग। रीस्केड्यूलिंग, ठीक है। दैट फिनोमिना इज नोन एज रीस्केड्यूलिंग। देन नेक्स्ट इज dash is the occurrence of an event which happened due to non payment of agreed installment। अगर आपने यहाँ पे टाइमली इंस्टॉलमेंट जो आपका डेट बनता है, जो आपकी ड्यू है इंस्टॉलमेंट, अगर आपने पे नहीं की तो दैट इवेंट इज नोन एज व्हाट? अगर इस तरीके का इवेंट अगर होएगा उसको आप क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th। everyone, very good, it's a default। so that event or that occurrence of the event is known as default, and that default can be of two types। willful default भी हो सकता है, ठीक है, and genuine default भी हो सकता है। willful default भी हो सकता है and genuine default भी हो सकता है, ठीक है। The two expected outcome of default in retail loan include dash and dash। अगर रिटेल लोन पेमेंट में आपसे डिफॉल्ट हो जाए तो उसके दो आउटकम रहेंगे, क्या क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। The expected outcome of default in retail loan include dash and dash। Everyone, कई बारी ना वैसे क्वेश्चन लिख के मेरे को लगता है कि ऑप्शंस दे देनी चाहिए, है ना। ऑप्शन से आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाता है कि किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है ना। जब ऑप्शंस नहीं रहती तब डेफिनेटली बहुत सारी चीजें रहती है जिसको आप कंसीडर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो, द टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिफॉल्ट। आपसे ये नहीं पूछा गया टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट, कितने तरीके का डिफॉल्ट है।
डिफॉल्ट का आउटकम क्या होएगा कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो ये चीज देखने को मिलेगी। अभी बताओ, कि ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर डिफॉल्ट हुआ। डू लेट मी नो क्विकली। ओवरड्यू एंड एनपीए, ओके, मैंने पढ़ाया है वैसे ऑलरेडी, मैंने ये चीज पढ़ाई है चैप्टर में ही, बस ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया तो शायद आपको रिकॉल करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। सेम यही एज इट इज एग्जैक्ट लाइन पढ़ाई है, करो याद। द टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिफॉल्ट इन ए रिटेल लोन इंक्लूड डैश एंड डैश। मैं ही बता देती हूँ, चलो छोड़ो। अच्छा, द टू एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ डिफॉल्ट इन रिटेल लोन, अगर रिटेल लोन आपने जो लिया, आपने पेमेंट करनी थी, अगर इसमें हुआ डिफॉल्ट, तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या क्या दो चीजें होंगी? या तो आप क्या है कि जितनी भी आपकी ईएमआई बनती है, इंक्रीज ईएमआई जितनी भी आपकी बनती है, या तो आप वो पे करोगे, ठीक है, इंक्रीज ईएमआई जितनी भी आपकी बनती है या तो आप वो पे करोगे। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगी आपके पास, या आप लॉन्गर रीपेमेंट स्केड्यूल की तरफ जाओगे, रीपेमेंट पीरियड। यही दो आउटकम देखने को मिलेंगे ना आपको, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यही दो आउटकम रहेंगे इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो वो केस में या तो आप जो जितनी भी आपकी ईएमआई बन रही है, इंक्रीज ईएमआई जितनी भी आपकी बन रही है, आप उसके अकॉर्डिंग पे करोगे, सो दैट कि आप विद इन द रीपेमेंट पीरियड आप पे कर पाओ अपनी लाइबिलिटी, अपना डेट को पे कर पाओ। सेकेंड क्या आपको चीज देखने को मिल सकती है यहाँ पे, कि या फिर आप पे कम करो लेकिन अपना जो रीपेमेंट पीरियड है उसको इंक्रीज कर लो। उसका बेनिफिट भी है एंड डीमेरिट भी है। बेनिफिट क्या है, आप इजीली हैंडल कर पाओगे अपना जो भी डेट है या फंड्स है, मैनेज कर पाओगे इजीली। लेकिन ड्यू टू लॉन्गर टेनर आपको इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे ज्यादा पे करनी हो सकती है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस रहती हैं या दो आउटकम रहते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अल्टीमेटली पे तो करना ही है, अल्टीमेटली पे तो करना ही है, ठीक है। या तो आप हाई ईएमआई पे करोगे या फिर जो रीपेमेंट पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिफॉल्ट के ये दो आउटकम है। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस देती यहाँ पे देन डेफिनेटली आप क्विकली फाइंड आउट कर लेते, फर्स्ट गो में फाइंड आउट कर लेते कि भाई ये दो आउटकम है इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिटेल लोन। आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई डाउट ना हो ये चीज के रिलेशन में। अगर टाइप के रिलेशन में होता देन डेफिनेटली जेन्युइन एंड विलफुल डिफॉल्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एनपीए की अगर मैं बात करूं ना, जब तक आपको टाइम क्राइटेरिया नहीं ना बताया गया कि भाई 90 डेज ओवरड्यू, क्योंकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चलता है 90 डेज का ओवरड्यू, है ना। जब तक आपको प्रॉपर नहीं बताया गया तब तक नहीं आपने कहना कि ये एनपीए है, ठीक है। एनपीए सीधा ही एनपीए नहीं होता, आपका जो एसेट है सीधा ही नॉन परफॉर्मिंग नहीं कहलाता। कुछ स्टेजेस रहती हैं, ठीक है, SMA 0, SMA 1, SMA 2, इस तरीके से कुछ स्टेजेस रहती हैं, फिर वो एनपीए होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हायर एंड रिड्यूस्ड ईएमआई, हाँ जी, पहला केस कि या तो आप हायर ईएमआई पे कर दो तो आप विद इन अ पीरियड पे कर पाओगे, एंड दूसरा केस कि कम ईएमआई पे करनी है, कम ईएमआई पे कर दो लेकिन आपका फिर रीपेमेंट पीरियड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये जो फेनोमिना है बेसिकली ये क्या फेनोमिना कहलाता है, रीस्केड्यूलिंग, ठीक है। तो आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। The term SARFAESI stand for securitization and regeneration of financial asset, enforcement of security interest. The statement is true or false. तो क्या आपको फुल फॉर्म ध्यान में है SARFAESI की? अगर है तो आप आंसर कर लोगे क्विकली। So correct answer for question 7. Reconstruction in place of regeneration. Very good. Abhishek sir, Ravi sir, Vijan sir.
तो यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन यहाँ पे बता दिया स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रीजनरेशन, वर्ड यहाँ पे क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। तो आई होप सो, आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको सरफेसी की फुल फॉर्म ध्यान में रहे, याद रहे एंड याद भी रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 7 का, द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। व्हाई द स्टेटमेंट इज फॉल्स, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट इज बैंक issue demand notice of dash days to the owner of the properties and borrower under section dash। तो सरफेसी एक्ट की अगर मैं बात करूं, डिमांड नोटिस इशू किया जाता है, कितने डेज का रहता है, कौन से सेक्शन के तहत इशू किया जाता है, जल्दी से बताइएगा। बैंक इशू डिमांड नोटिस ऑफ डैश डेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बोरोर अंडर सेक्शन डैश। तो इट्स 60 डेज आई गेस, है ना, 60 डेज, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। पिंकू सर ने यहाँ पे क्विकली आंसर किया है, दिनेश सर, अनिल सर, अभिषेक सर, शालिनी मैम, रवि कुमार, सुप्रिया मैम, हिमांशु सर, वेरी गुड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इट्स 60 डेज। कितने डे का डिमांड नोटिस रहता है, 60 डेज का डिमांड नोटिस रहता है, एंड कौन से सेक्शन के तहत, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। एक और सेक्शन मेरे को ध्यान में आ गया, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। ये तो था ना कि डिमांड नोटिस भेजा जाएगा जब आप ये जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के तहत अगर नोटिस सेंड कर दिया जाए ना, तो फिर पोजेशन क्रिएट कर ली जाती है बैंक की तरफ से, ठीक है। जब यहाँ पे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के तहत नोटिस इशू कर दिया जाए, फिर पोजेशन क्रिएट कर ली जाती है। पहले डिमांड नोटिस दिया जाता है 60 डेज का कि भाई पोजेशन क्रिएट करने वाले हैं, 60 डेज का टाइम पीरियड है आपके पास, टाइमली अपना जो डेट है वो पे कर दो। पे कर देंगे, वहीं पे बात खत्म। अदरवाइज पोजेशन नोटिस इशू कर देंगे सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के तहत, फिर पोजेशन क्रिएट कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर सेल। ओनली सिक्योर लोन आर कवर अंडर डीआरटी, द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या ये सही है या गलत है? इट्स अ फॉल्स, क्योंकि दोनों ही कवर होते हैं। वेरी गुड अभिषेक सर। इट्स सिक्योर एंड अनसिक्योर दोनों ही जा सकते हैं डीआरटी में, लेकिन सरफेसी की अगर मैं बात करूं, सरफेसी में आपके सिक्योर क्रेडिटर ही जा सकते हैं, ठीक है। So that's why the statement is a false. Okay. Then next is, if the order was made by the tribunal with the consent of the parties, no appeal possible by any person aggrieved by the order passed by the tribunal. The statement is true or false. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? If the order was made by the tribunal with the consent of the parties, no appeal possible by any person aggrieved by the order passed by the tribunal. The statement is true or false. So question 10 के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रू बोल रहे हैं, कुछ लोग फॉल्स भी बोल रहे हैं। लोक अदालत वाला कॉन्सेप्ट हमने आज ही डिस्कस किया ना वैसे, है ना। तो जब भी यहाँ पे कोई भी चीज की जाएगी, आपकी कंसेंट के साथ की जाएगी, ठीक है, देन डेफिनेटली वो केस में फिर क्या आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अगर लेट से कि मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या कल के सेशन में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, रिटेल बैंकिंग का ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, मैंने आपसे पूछा पहले, एंड यू आर सेइंग ओके मैम कि कल के सेशन में रिटेल बैंकिंग का ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हमने डिस्कशन किया कि वो ही डिस्कस करेंगे, मैंने वो टॉपिक नहीं डिस्कस किया, इन स्पाइट ऑफ दैट मैं कोई और टॉपिक डिस्कस करने लगी, ठीक है, ठीक है। वो पहले मैंने आपसे कंसेंट ली ना,
तो वो केस में अकॉर्डिंगली अगर मैंने करवाया है एंड लेटर ऑन यू विल कम टू नो कि ये टॉपिक तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, मेरे को ये डिस्कस करना था या ये करवाना चाहिए था मैम को, तो क्या वो केस में आप किसी को बोल पाओगे या फर्दर कंप्लेन कर पाओगे कि ये वाला टॉपिक क्यों नहीं डिस्कस किया गया? आपकी कंसेंट के साथ वो चीज़ हुई ना कि हम ये डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वो केस में अपील पॉसिबल फिर नहीं रहती। तो यहाँ पे फिर ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू जब म्यूचुअली एग्रीमेंट के साथ विद द कंसेंट के साथ यहाँ पे आपने जो ऑर्डर है वो पास किया है, ठीक है, आपने जिस अकॉर्डिंग कहा उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास किया है, देन डेफिनेटली वो केस में फिर थोड़ी अपील करोगे। स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आई होप सो द थिंग इज क्लियर टू यू एंड जिन्होंने भी फॉल्स बोला उनको भी क्लियर हो गया होगी कि वाई द स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये आपका टॉपिक था रिकवरी ऑफ रिटेल लोन के रिलेशन में। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज रिलेटिंग विद द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट। सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग क्या है? मैंने जब आपको सरफेसी एक्ट करवाया उसमें हमने सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग ही देखा था। इन सिंपल लैंग्वेज, इन लेमैन्स लैंग्वेज, सिक्योरिटाइजेशन मीन्स व्हाट? जब आप जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी रखा गया उसको आप कन्वर्ट करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, सो दैट यू विल बी एबल टू कन्वर्ट दैट सिक्योरिटीज इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज बेसिकली नोन एज सिक्योरिटाइजेशन। इन सिंपल लैंग्वेज मैंने यही बताया था आपको। अभी क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से ये चीज की जाती है, वो हमने विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर अभी डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सिक्योरिटाइजेशन के मीनिंग के साथ कि व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन। तो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एंड ब्रेकिंग डिफाइनेबल एसेट क्लासेस इनटू ट्रेडेबल यूनिट, जिनको आप ट्रेड कर पाओ, सेलिंग टू अदर थ्रू अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV. Through the securitization process, the assets are removed from the balance sheet and the funds generated through securitization can be flow back for further asset expansion. तो यहाँ पे जिस मैकेनिज्म के जरिए आपका जो वो एसेट है आप उसको कन्वर्ट करते हो मार्केटेबल सिक्योरिटी में, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज स्पेशल पर्पस व्हीकल। किस तरीके से ये चीजें रहती हैं इसको भी डिस्कस करना है हमने, लेकिन अभी के लिए जो ध्यान में रखनी है चीज कि द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर एसेट इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV. ओके, देन नेक्स्ट इज एसेट बैक्ड सिक्योरिटी एंड ABS। ये हम कल के सेशन में डिस्कस करें, ठीक है। तो यहाँ से जो टॉपिक है एसेट बैक सिक्योरिटी के रिलेशन में, ये हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे इन रिलेशन टू सिक्योरिटाइजेशन। अभी आज का जो सेशन है इसे करती हूँ वाइंड अप।